डियर स्टूडेंट्स, सीरीज सी का जो है सॉल्यूशन आप देखेंगे टर्म वन में एग्जाम जो आपका इंग्लिश का हुआ है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप अपने किसी भी सीरीज को भेजना चाहते हैं तो उसकी साफ पीडीएफ जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के नीचे, वहां पर आप भेज सकते हैं। साफ पीडीएफ भेजना होगा तभी आपके सॉल्यूशन बनाए जाएंगे। आपके ऑल सब्जेक्ट आप भेज सकते हैं, ऑल सीरीज भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बच्चे ने अपना सीरीज सी भेजा है सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो जो पहला क्वेश्चन आया था इसमें आपका रीडिंग सेक्शन था, जिसमें अनसीन पैसेज एक दिया गया था। रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। तो यहाँ पर जो है आपको टुकड़ों में ये पैसेज दिया गया था, यानी इसके पार्ट थे। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ ये था आपका, इसके बाद दूसरा पैराग्राफ आपका ये दिया गया था, इसके छोटा सा पार्ट बचा हुआ है दूसरे पैराग्राफ का, यहाँ पर ये रहा। इसके बाद तीसरा पैराग्राफ ये है आपका, और इसके बाद 4 नंबर पैराग्राफ, 5 नंबर पैराग्राफ, ये सारे पैराग्राफ के थ्रू ही आपको आंसर्स देने थे। ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। अगेन लास्ट पैराग्राफ इज 7 नंबर, ठीक है। तो ये 7 नंबर तक आपका पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो है आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे सीधा से हमारी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा दोष क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर हमने लिख दिया पैराग्राफ से, द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद इट्स नॉलेज। हमारी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा दोष यह है कि यह नहीं जानता कि इसके ज्ञान का क्या किया जाए, ठीक है। अभी इसका जो आंसर आप देखना चाहेंगे तो पूरा पैराग्राफ जब आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे देखिए, द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद इट्स नॉलेज। तो यही आपका पहला आंसर था। तो सारे के सारे आंसर्स जो है पैसेज में ही हैं, बस आपको केवल लिखना है आंसर, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जो आंसर लिखना है तो वो दूसरे पैराग्राफ में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर पैराग्राफ से ही देख करके लिखने थे, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। मैं केवल आपको दिखा रहा था कि आंसर कैसे आपको देखना है। तो पहला पैराग्राफ में आपको ये आंसर मिला। दूसरा पैराग्राफ दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है, इंस्टीड ऑफ मेकिंग मशीन्स आवर सर्वेंट, मशीनों को हमारा नौकर बनने के बजाय वो हमारे मास्टर बन गए हैं। इन व्हाट सेंस हैज़ दिस कम अबाउट, ये किस सेंस में कहा गया है। तो मशीन्स वर मेड टू बी मेंस सर्वेंट, जो मशीनों को जो है मैन का यानी कि आदमी के, मानव के नौकर के रूप में बनाया गया था। येट ही हैज़ ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम, और मानव जो है उस पर इतना डिपेंडेंट हो गया है कि मशीन आर बिकम आवर मास्टर, कि मशीन जो है हमारे मालिक बन चुके हैं, ठीक है। ये पैसेज में दिया गया है, आप वहां से लिख सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट द मशीन बी फेड विद। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है कि जो है मशीन फेड मतलब होता है कि क्या देते हैं मशीन को, क्या खिलाते हैं, सीधा सी बात है। फेड मतलब जैसे फीडिंग करते हैं, तो वो व्हाट मस्ट द मशीन बी फेड, मशीन को क्या खिलाना चाहिए या क्या देना चाहिए। द मशीन मस्ट बी फेड विद कोल, मशीनों को कोयले की आवश्यकता है, यानी कि कोयला देना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एमसीक्यूज हैं आपके, हाफ ऑफ मार्क्स ये एमसीक्यूज हैं। पहला, वी यूज आवर टाइम एंड एनर्जी टू मेक, हम अपने समय और ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसलिए क्या बनाने के लिए, बेटर मशीन्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, वो टू मेक बेटर मशीन्स, ठीक है, बेहतर मशीन बनाने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर, द पावर विच द मशीन हैव गिवन अस आर। तो यहाँ सीधा सीधा बोल रहा है कि मशीनों ने जो शक्ति दी है हमें, मशीनों ने जो शक्ति दी है वो है, तो वो क्या है, एड्स टू सिविलाइजेशन। यहाँ पे सीधा सीधा है सभ्यता के सहायता के लिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, बीइंग सिविलाइज्ड मीन्ड। तो मैंने आपके जो मॉडल पेपर्स हैं, मैं बता दूं आपको एक चीज़, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपके मॉडल सेट्स जितने भी हैं उनको सॉल्व कर दिया है मैंने। मॉडल्स पेपर आपके जारी किए गए थे बोर्ड के द्वारा, उस पेपर को मैंने सॉल्व कर दिया है। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें देख लेना। प्लेलिस्ट जरूर देखा करिए, प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स जो है एक ही प्लेलिस्ट में अपने आप को सारे मटेरियल्स से अवगत करा पाए, उन सारे मटेरियल्स का फ़ायदा उठा पाए, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने साइंस के, जो आपका साइंस सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का जो है मैंने
पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रखा है, हर चैप्टर का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ नोट्स को भी आप डाउनलोड कर लोगे, उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोनों चीज़ें मिलेंगी, आपके साइंस के नोट्स का लिंक अलग मिलेगा प्लेलिस्ट में, और आपके क्लास के पेपर्स जो होते हैं, आपके एचपी बोर्ड 10th क्लास पेपर्स, उसका जो है आपको अलग लिंक मिलेगा। तो दोनों लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। अगर किसी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना नहीं आता तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं उसे बता दूंगा उसी कमेंट सेक्शन में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे बीइंग सिविलाइज्ड मीन, तो यहाँ पे जो पूछा गया है सभ्य होने का अर्थ है। तो सभ्य होने का क्या अर्थ है? तो मेकिंग एंड लिकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी सुंदर चीजें बनाना और पसंद करना, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हर चीज को मैं बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए और आप जो है अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओ। इसमें 7वां जो क्वेश्चन है, पूछ रहा है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स नीडिंग समबडी और समथिंग टू सपोर्ट यू, यानी कि आपको पैसेज में से वो शब्द निकालना है जिसका अर्थ होता है कि नीडिंग समबडी, यानी कि किसी की आवश्यकता है, या समथिंग टू सपोर्ट, या कोई चीज आपको सपोर्ट करने के लिए चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं हेल्पफुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 8 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सिविलाइजेशन। तो सभ्यता का समानार्थी शब्द जो है आपको बताना है, यानी कि सेम सिमिलर शब्द जो है सिविलाइजेशन का क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ए ऑप्शन जो है हो जाएगा सही, मानव विकास। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे लाइफ स्टाइल तो होगा नहीं, जीवन शैली गलत है। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी संगठन भी सिविलाइजेशन नहीं होता है, और चाओस जो होता है अराजकता जिसको बोलते हैं ये भी नहीं होता। अगला जो है 9th नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय स्टर्न मास्टर्स। तो यहाँ पे स्टर्न मास्टर्स से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा सेवरली स्ट्रिक्ट मास्टर। सेवरली स्ट्रिक्ट मास्टर का मतलब है गंभीर रूप से सख्त मास्टर, ठीक है। तो यहाँ स्टर्न मतलब भी सख्त होता है और सेवरली स्ट्रिक्ट मास्टर भी सख्त मास्टर है, ठीक है। तो यही आपको बताना था, इसमें सिंपल सा वर्ड जो है आपसे पूछा गया है। तो बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाता। इसके बाद जो है दूसरा पैसेज आता है आपका, इसमें भी आपको 6 छोटे छोटे जो है पैराग्राफ दिए गए हैं, और उन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही जो है आपको आंसर्स देने हैं। तो चलिए इसके पहले पैराग्राफ का जो है आंसर देखते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, ये जो पैराग्राफ है इसमें फ्रीडम इज स्वीट अराउंड सराउंड वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है आपको पहला पैराग्राफ का पहला पॉइंट दिया गया है, यानी पहला पैराग्राफ दिया गया है। इसके बाद इसमें ही पैसेज में दूसरा पैराग्राफ भी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है 3rd पैराग्राफ है, और 4th है इसी तरह से आपका, बस 4th पैराग्राफ ही, 4 ही पैराग्राफ में इसको कंप्लीट कर दिया गया है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए क्या पूछा गया, हाउ इज फ्रीडम ए स्वीट साउंडिंग वर्ड। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता एक मधुर ध्वनि वाला शब्द कैसे है। स्वतंत्रता एक मधुर ध्वनि वाला शब्द कैसे है। तो फ्रीडम इज ए स्वीट साउंडिंग वर्ड एज वी फील इट स्टैंड्स फॉर समथिंग फाइन, courageous and precious too. Freedom is something for which man and woman have struggled. ठीक है, स्ट्रगल्ड है, ये जी मिट गया है तो इसको जी पूरा कर लो, स्ट्रगल्ड, इस तरह से। तो ये आपका आंसर होना है। इसमें सीधा सीधा आपको पूछा क्या गया है कि फ्रीडम जो है आपका स्वतंत्र जो है एक मधुर ध्वनि कैसे है। तो इसका आंसर हमने लिख दिया है। इसको आपको हिंदी में बता देता हूं कि इसमें लिखा गया है स्वतंत्रता एक मधुर ध्वनि वाला शब्द है क्योंकि वी फील्स इट स्टैंड्स फॉर, क्योंकि हमें लगता है कि यह हमें दर्शाता है, क्या दर्शाता है, यह हमें अच्छा, साहसी और कीमतीपन दर्शाता है। और फ्रीडम जो है यानी स्वतंत्रता एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैन यानी पुरुषों और वुमेन यानी महिलाओं ने स्ट्रगल किया यानी कि संघर्ष किया, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया, हाउ हैज़ फ्रीडम कम टू अस। हमें स्वतंत्रता कैसे मिली। तो हमें पैसेज से ही लिखना है। तो फ्रीडम हैज़ कम टू अस फ्रॉम द मैन एंड द वुमेन हु हैव स्ट्रगल्ड एंड गॉन ब्रेवली इवन टू देयर डेथ। यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि हमें जो है स्वतंत्रता
फ्रीडम जो है हमें, यानी स्वतंत्रता हमें हमारे पास इस तरह से प्राप्त हुई या हमें ऐसे मिली कि जो आदमी और औरतें, यानी कि जो पुरुष और जो महिला हैं, उन्होंने अपने खूब संघर्ष किया और यहाँ तक कि उन्होंने डेथ को भी, यानी कि अपनी मृत्यु को भी अपनाया, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली। अब अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, इसमें देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी हाफ मार्क्स के हैं। ऑल मैन आर बॉर्न फ्री, डज द राइटर एग्री विद दिस। तो यहाँ पर क्या राइटर एग्री है? अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट ट्रू एट ऑल, यानी कि ये बिल्कुल सच नहीं है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, यानी 4th नंबर है, हाउ डज ए चाइल्ड विन इट्स फ्रीडम। तो एक बच्चा अपनी स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करता है? तो बाय इंक्रीजिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्किल, अपनी ताकत और कौशल में वृद्धि करके। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड मीन्स सेम एज वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट। तो पैसेज में से उस शब्द का अर्थ निकालना, मतलब वो शब्द ढूंढना है जिसका मतलब जो है मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मूल्यवान और महत्वपूर्ण, प्रीसियस, टाइम इज प्रीसियस, जैसे हम एक छोटा सा वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीसियस मतलब होता है कीमती, ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे मूल्यवान और महत्वपूर्ण, यहाँ पे हो जाए कीमती। ठीक है, इस तरह से कीमती हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका 6ठा नंबर जो है यहाँ पे क्या पूछा गया है, वी इंजॉय फ्रीडम ड्यू टू। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला क्या गया है, हम स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, उसका कारण जो है हमें बताना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्ट्रगल ऑफ मैन एंड वुमेन, पुरुष और महिलाओं के संघर्ष के कारण। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बी, सेक्शन बी राइटिंग वाला आ चुका है आपका, जिसमें राइटिंग हमें देखनी है। यहाँ पर है यू आर ज्योति शर्मा, आप ज्योति शर्मा हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन, और आप जो हैं 10वीं की छात्रा हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन के। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ ए चेंज ऑफ सेक्शन। सेक्शन आपको अपना बदलना है, उसके लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन लिखनी है। ध्यान रखना है कि क्या लिखना है, एप्लीकेशन। पहली चीज़ मैं बताऊंगा इसका आंसर। इसके साथ में एक और पार्ट भी है, यू आर राहुल रेखा स्टडिंग इन विद्या मंदिर स्कूल शिमला। आप राहुल या रेखा हैं और आप विद्या मंदिर स्कूल शिमला में पढ़ते हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परमिट यू टू गो ऑन ए हिस्टोरिकल प्लेस। आप अपने पिताजी को पत्र लिखिए कि वो आपको जो है सहमति दें, या सीधा सीधा कह सकते हैं कि आपको जो है वो ऐतिहासिक यात्रा पर जाने की अनुमति दें। तो चलिए दोनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो था आपका, प्रिंसिपल को जो लेटर लिखना है रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज द सेक्शन, तो सीधा सीधा टू द प्रिंसिपल, आपको जो एड्रेस दिया गया है स्कूल का, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन, तो यही चीज़ आपको लिखनी है। सब्जेक्ट जरूर मेंशन करना है, रिक्वेस्टिंग कर देंगे आप सेक्शन के लिए। उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी है आप कर सकते हैं। इसके बाद आप सीधा सीधा आप लिख देंगे अपने बारे में जो चीज़ आप दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, तो आई एम ज्योति शर्मा स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सेक्शन सी, सारा लिख दिया कि मैं ज्योति हूँ और स्टूडेंट क्लास 10th की सेक्शन सी की। आई एम न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट ऑफ यूर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। तो मैं आपके प्रतिष्ठित संस्थान में नव प्रवेशित छात्रा हूँ। आई हैव एन ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, और जो है मेरा एक सिंपल सा ईमानदार अनुरोध है, आई वुड लाइक टू चेंज माई सेक्शन एंड इफ पॉसिबल मूव टू सेक्शन ए। मैं अपने सेक्शन को बदलना चाहती हूं, अगर संभव हो सके तो सेक्शन ए में। माई क्लासमेट्स हैव बीन बुलिंग मी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल। जो मेरे कक्षा कर्मी हैं या सहपाठी जो हैं, वो मुझे पहले दिन से ही क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं। ठीक है ना, बुलिंग मतलब धमकाना, प्रताड़ित करना। ऑल्दो आई हैव reported this incident to our respected teacher and she has taken the necessary steps, my fellow mates continues this harmful behavior during her absence। मैंने जो है, हालांकि मैंने इस घटना की सूचना जो है हमारे सम्मानित शिक्षक को भी दी है और उन्होंने जो है आवश्यक कदम भी उठाए, लेकिन मेरे छात्र जो हैं उनकी अनुपस्थिति में जो हानिकारक व्यवहार जो है जारी रखते हैं। देयर बिहेवियर हैज़ बीन अफेक्टेड माई मेंटल हेल्थ सेवरली एज वेल एज माई स्टडीज़। और
उनका जो है व्यवहार मेरे मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ मेरी पढ़ाई पर भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, मेरी पढ़ाई को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। ए चेंज ऑफ सेक्शन विल हेल्पफुल इन सच ए सिचुएशन। इस स्थिति में सेक्शन का बदलाव ही मददगार होगा। आई वुड बी हाईली ऑब्लिक टू यू इफ यू टेक माई जेन्युइन कंसर्न इनटू कंसिडरेशन एंड अप्रूव माई रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपने मेरी वास्तविक चिंता को आप ध्यान में रख के मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी रहूंगी। और फिर जो है आपको नाम दिया गया ज्योति शर्मा, सेक्शन सी, तो आप तो ये लिखेंगे ही लिखेंगे। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिख देनी थी। आप कम भी लिख सकते थे, अपने वर्ड्स भी यूज़ कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखें। लेकिन जब क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है तो 4 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा तो आपको समझाना होगा टीचर को। इसके बाद इसके और पार्ट में जो आपको लेटर लिखना है, ठीक है, और उनसे क्या आपको जो है सीधा सीधा अनुमति चाहिए कि आप जो है एक ऐतिहासिक यात्रा करना चाहते हैं। तो आपको जो एड्रेस दिया था उसने विद्या मंदिर स्कूल शिमला का दिया था। तो सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे आप अपना और डेट लिख देंगे, जैसे आपने 16 सितंबर जैसे मैंने लिखा है, आज का सितंबर 16 कल का डेट है जो भी है। और फिर माई डियर डैड, सीधे सीधे आप पिताजी को लिख रहे हैं। तो उसके बाद में आई गोट योर काइंड लेटर यस्टरडे, तो मुझे जो है आपका दयालु पत्र कल प्राप्त हुआ। आई बिकेम ग्लेड टू रीड इट, और मुझे इसको पढ़ करके बहुत खुशी हुई। यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आवर हेडमास्टर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर एट हिस्टोरिकल प्लेस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। आपको जानकर अत्यंत प्रशंसा होगी कि हमारे हेडमास्टर जी ने एक एजुकेशनल टूर जो है वो समर वेकेशंस के दौरान आयोजित करने का फैसला किया है। अबाउट 20 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल विल पार्टिसिपेट इन द टूर, लगभग 20 बच्चे जो स्कूल के पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। ए सीनियर टीचर ऑफ माय स्कूल विल अकम्पनी द स्टूडेंट, एक सीनियर टीचर हमारे स्कूल का जो है हमारे साथ होगा। दे विल विजिट ताजमहल ऑफ आगरा, और वो लोग जो है ताजमहल आगरा में ताजमहल देखेंगे। और द स्टूडेंट्स विशिंग टू ज्वाइन द टूर विल हैव टू डिपॉजिट ₹500, और जो स्टूडेंट्स इस विजिट में जाना चाहते हैं उनको 500 रुपये जमा कराने होंगे। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द टूर बिकॉज, तो यहाँ पे द टूर, यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, ये गलत हो जाए, तो यहाँ पर आई वॉन्ट टू ज्वाइन द टूर बिकॉज आई फील इट विल बी वेरी प्लीजेंट एंड एडुकेटिव। तो यहाँ पर जो है मैं इस टूर को ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सुहावना और जो है एजुकेटिव, मतलब क्या कह सकते हैं हम इसको, शिक्षाप्रद होगा। आई विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। इफ़ यू अलाउ मी टू ज्वाइन द टूर, अगर आप मुझे अनुमति देते हैं इस टूर पर जाने की। आई कैन नॉट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी विदाउट गेटिंग योर परमिशन, मैं जो है मैं आपकी अनुमति के बिना इस अवसर का लाभ जो है नहीं उठा सकता। प्लीज़ अलाउ मी टू ज्वाइन द टूर एंड सेंड मी सम ऑफ ₹1000 विद बेस्ट रिगार्ड्स। तो ये 1000 इसलिए मांगा है कि 500 तो टूर में लग गए और वहाँ पे टूर में जाएंगे तो कुछ खर्चे होंगे, तो वो अपने लिए मांगा है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप 500 भी कर सकते हैं। यूर लविंग सन, जो भी आपको नेम दिया है उसको यूज़ करेंगे। अगेन आपका चौथा क्वेश्चन है माई हिमाचल, पैराग्राफ आपको लिखना है, ठीक है, टॉपिक्स पे जो यहाँ पे गिवन है। 4 मार्क्स का एवरी टॉपिक है, कोई भी एक पे लिखना था आपको, क्योंकि यहाँ पे राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एनी ऑफ द टॉपिक, एनी वन नहीं लिखा, एनी ऑफ द टॉपिक, यानी माई हिमाचल प्रदेश के बारे में, एन इलेक्शन सीन, और उसके अलावा एक मॉर्निंग वॉक। तो मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में लिख दिया है। आप हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। अबाउट हिमाचल क्या है सब कुछ लिखा हुआ है, आप वीडियो को एक बार पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि ये आपका छोटा सा पैराग्राफ है जिसको आप खुद भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, और मैंने अपने हिसाब से लिखा है। लेकिन हर चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है जो मैंने इसमें समझाया हुआ है। उसके बाद में पॉपुलर प्लेसेस क्या क्या है हिमाचल में, उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, यही आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको एक इलेक्शन सीन के बारे में बताना है। तो इलेक्शन जो है इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है और इसके इंपॉर्टेंस भी है, और आप जो एसएसटी पढ़ते हैं उसमें भी बताता है कि इलेक्शन कैसे होता है, कैसे कंडक्ट कराया जाता है, सारे चैप्टर हैं आपके। तो ये सब चीज़ें आपको जानना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे इलेक्शन सीन के बारे में भी हमने जो पैराग्राफ दे दिया है, इस पैराग्राफ को भी आप पढ़ करके थोड़ा सा अपने आप को समझा सकते हैं, और आपके जो फाइनल ईयर एग्जाम्स होते हैं उनमें भी
माई ये इलेक्शन के ऊपर तो जरूर पैसेज आता ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया है। इसको आप देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। आपको मैंने वीडियो स्क्रीन में बहुत बड़ा दिखा रखा है, अदरवाइज ये छोटा सा है। अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये बहुत छोटा सा आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये, और इसमें से जितना आपको चाहिए उतना लिखें, अन्यथा आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो आपका मॉर्निंग वॉक पे, इसके ऊपर भी आप आसानी से लिख सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगी। तो मॉर्निंग वॉक के ऊपर भी आप लिख सकते हैं, मॉर्निंग वॉक के ऊपर लिख सकते हैं। इतने सारे पैराग्राफ आपने पढ़े होंगे, उसके ऊपर हिसाब से लिख सकते हैं। तो छोटा सा पैराग्राफ आप इसका भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, यू आर वानी सूद द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। आपका स्कूल का नाम दे दिया है, आपका नाम दे दिया है, ये ध्यान रखना है। और आप क्या है, स्कूल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। योर स्कूल इज होल्डिंग ए समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन हॉकी एंड बास्केटबॉल, ड्राफ्ट इन नोटिस अबाउट इट फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। ठीक है, नोटिस मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं, तो इनको जरूर पढ़ लेना। नोटिस बहुत सारे मैंने आपको स्पेशल करवा दिए हैं, समर कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, हर चीज़ के लिए जो है, स्पोर्ट्स के लिए, एक्टिविटी के लिए, सबके लिए करवाया हुआ है। तो उनको जरूर पढ़ लेना, ऐसा ना हो कि आप जो है समझ नहीं पाए कि मैंने मतलब सारे नोटिस करवा रखे हैं। आप उनको देख लेना, चैनल में लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो आपको नाम दिया गया है उसको यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे सीधा सीधा, पहले आपको लिखना होता है नोटिस में अपने स्कूल का नाम, ठीक है, एड्रेस के साथ, जो भी एड्रेस आपको दिया गया है। उसके बाद सीधा सीधा कैपिटल अक्षर में आप नोटिस लिख देंगे। नोटिस के बगल में इधर साइड में डेट लिख देंगे, जो नोटिस की डेट होगी। उसके बाद में नोटिस की मेन हेडिंग क्या है, तो यहाँ पर जो है हेडिंग है ट्रेनिंग स्टूडेंट इन हॉकी एंड, मतलब स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने, समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट, सीधे ये समर कैंप फॉर ट्रेनिंग है ना, यही है। तो इतना ही लिख देंगे, बहुत है। तो समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया। अब जो है आप सीधा सीधा बता सकते हैं, दिस इज नोटिफाई ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल अबाउट द समर कैंप दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड फ्रॉम 10/11/2022 थ्रू 20/11/22 दिस ईयर। यहाँ पे सीधा सीधा है बोला है, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को समर कैंप के बारे में सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल जो है इस वर्ष 10/11/2022 से 20/11/2022 तक जो है आयोजित होने जा रहा है। उसके बारे में, द समर कैंप विल बी प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर हॉकी एंड वॉलीबॉल एंड विल बी हेल्ड एट शिमला। जो है ये आपका समर कैंप जो है, ये इसमें हॉकी और वॉलीबॉल के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा, जो कि शिमला में आयोजित किया जाएगा। ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर हेयर बाई आस्क्ड हेयर टू राइट एन application letter and get it signed from parents and pay ₹500 as fee before 15/10/2022। अब इसमें सीधा सीधा बोल दिया गया है कि आप जो है एक आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र जो है लिख करके अपने माता पिता के हस्ताक्षर करा के 15/10/2022 से पहले जो है 500 रुपये शुल्क के साथ में जो है इसको जमा कराएं। फॉर एनी फर्दर क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब। जो भी सेक्रेटरी है उससे कॉन्टैक्ट करें, और वानी सूद जो है सेक्रेटरी हैं और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा इनसे कॉन्टैक्ट करें, कहने का मतलब ये है। या अंडरसाइंड भी लिखते हैं, तो इस तरह से आप जो है लिख सकते थे। और ऑप्शन में है, यू आर अश्विन अरुणा फील दैट अवेयरनेस हैज़ बी क्रिएटेड अमॉन्ग द पीपल ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग ऑन चिल्ड्रेन, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस फॉर द स्कूल मैगजीन, टेक हिंट्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो जो है आप अरुण या अश्विन हैं, अश्विन या अरुण हैं, आपको लगता है कि बच्चों पर टेलीविज़न विज्ञापनों के प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। तो इस पर जो है विद्यालय के पत्रिका में एक लेख लिखने के लिए जो है आप क्या करें, सीधा सीधा एक आर्टिकल के लिए जो है लिख दें। तो यहाँ पर आर्टिकल हमने लिखा है, छोटा सा आर्टिकल, आपके लिए भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट एंड चिल्ड्रेन बाय अश्विन। तो यहाँ पर जो है, टुडे इवन इन इंडिया टेलीविज़न हैज़ कम अप इन ए ह्यूज वे। तो आज यहाँ पे सीधा सीधा आपको बता दिया गया है कि जो है आज के टाइम में टेलीविज़न जो है, आज भारत में जो है टेलीविज़न बड़े पैमाने पर सामने आया हुआ है, आप जानते ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, एडवर्टाइजिंग इज ए ह्यूज $multi-million इंडस्ट्री दैट हैज़ एन एमरस इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। और जो है ये विज्ञापन लाखों डॉलर का एक बहुत बड़ा उद्योग है, जिसका बच्चे के विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
पेरेंट्स बिलीव दैट देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन व्हेन दे वॉच द टेलीविजन एड्स। और जो है हमारे जो पेरेंट्स हैं वो माता पिता का मानना है कि टेलीविज़न में जो विज्ञापन है वो बच्चे के व्यवहार में जो है बदलाव पैदा करते हैं। टेलीविज़न एड्स समटाइम्स हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन सिंस वेन एवर दे कम अक्रॉस द एडवर्टाइजमेंट दे डिमांड टू परचेज द एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सीधा सीधा है कि टेलीविज़न विज्ञापनों का कभी कभी जो है बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भी वो किसी विज्ञापन को देखते हैं तो वे विज्ञापन में जो उत्पाद दिखाया जा रहा है उसके खरीदने की मांग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने पूरा लिखा है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको अभी हिंदी में समझाया, तो ये इस तरह से आपको छोटा सा एक नोटिस लिखना था। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। तो इसमें पहला है चूज द प्रॉपर नॉन फाइनाइट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको क्या है, निम्न को पूरा उचित करना है, मतलब नॉन फाइनाइट सेंटेंस को यूज करके जो आपको करना है। तो आई सॉ हिम डैश लीव द ऑफिस, तो आई सॉ हिम लिविंग द ऑफिस, तो मैंने उसको जो है ऑफिस कार्यालय छोड़ते हुए देखा। तो ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या पूछा गया, सी इंजॉयज, सी इंजॉयज, एस या एस लग गया है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, स्विम, तो स्विम है, तो यहाँ पर जो है सी इंजॉयज स्विमिंग आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा तैराकी, उसको तैराकी बहुत पसंद है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द प्रॉपर सेंटेंस कनेक्टर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको प्रॉपर सेंटेंस कनेक्टर चाहिए जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। आई वेंट होम, आई फाउंड माई सर्वेंट एबसेंट, तो यहाँ सीधा सीधा क्या बोल रहा है, मैं घर गया और मैंने अपने नौकर को अनुपस्थित पाया। तो वैन आई वेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा वैन, जब मैं घर गया तो मैंने अपने नौकर को अनुपस्थित पाया, एबसेंट पाया। इसके बाद जो है आई लॉस्ट माई पेन डैश प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई लॉस्ट माई पेन वाइल, जब मैं प्लेइंग कर रहा था ग्राउंड में तब मैं अपना पेन खो चुका, या मेरा फ़ोन खो गया, मेरा फ़ोन, आई लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो गया जब मैं ग्राउंड में खेल रहा था। ठीक है, प्लेइंग आ गया ना, तो यहाँ पे वाइल। इसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। मॉडल्स जो हैं आपको भरने हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, कुड, कैन, वुड और शैल। तो सबसे पहला देखिए, यू डैश मीट मी यस्टरडे, तो यू कुड, आप मुझे कल मिल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आई सिट ऑन दिस सीट, तो यहाँ पे सीधा है कैन आई सिट ऑन दिस सीट, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। इसके बाद में आई डैश बाई ए कार, तो आई शैल बाई ए कार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शैल बाई ए कार, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आई शैल बाई ए कार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं एक कार खरीदूंगा, और 10वां जो इसमें डी पार्ट जो है, डैश यू प्लीज लिसन टू मी, तो वुड यू प्लीज लिसन टू मी, आपने सुना भी होगा ये वर्ड, तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू एज डायरेक्टेड, हु वॉन्ट्स टू बी स्लेव, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव बनाना है इसको, हु वॉन्ट्स टू बी स्लेव, तो असर्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा जो स्लेव होता है इसका मतलब होता है आपका गुलाम, है ना, इसका मतलब क्या होता है, गुलाम, नौकर गुलाम जो भी है। नौकर तो सूट नहीं करेगा, गुलाम सूट करेगा। तो हु वांट्स टू बी स्लेव, कौन गुलाम बनना चाहता है, तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में बनाना है, तो इसका राइट आंसर नो बडी वांट्स टू बी स्लेव, कोई भी गुलाम नहीं बनना चाहता है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन ब्रैकेट गिवन बिलो। अब आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है टेंस का फॉर्म चूज करना है, ठीक है, ऑफ द वर्ब जो दिया गया है बिलो। तो सुगर डैश थर्स्टी रुपीज ए किलो, 30 थर्स्टी नहीं 30, शुगर डैश 30 रुपीज एक किलो, तो शुगर कोस्ट 30 रुपीज एक किलो, तो यहाँ पे कोस्ट आ जाएगा, यानी कि चीनी का मूल्य 30 रुपए प्रति किलो है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर
मोहन सेज आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, द चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करेंगे, ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा नरेशन क्या आ जाएगा, मोहन सेज दैट ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, मोहन कहता है कि वो हमेशा सच बोलता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है आपका पार्ट, इसमें छठा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सी वाज टीचिंग मी, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करेंगे ऑप्शन से, तो यहाँ पर सी वाज टीचिंग मी का आई हो जाएगा, ठीक है, और वॉज के साथ बींग लग जाएगा, और सी है तो हर हो जाएगा इसका, और बाई आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आई वाज बीइंग टॉट बाई हर, तो दो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। दिस इज अ वर्ड मिसिंग इन ईच लाइन, sorry, there is a word missing in each line sentence, write the missing word along with one that come before and that one that comes after, उसके साथ ही आपको लिखना है, ठीक है, राइट मिसिंग वर्ड along with one that come before and the वन दैट कम आफ्टर, दोनों आगे पीछे लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे दोनों आगे पीछे नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो यहाँ पे जो पहला जो आपका ए ऑप्शन में आएगा इन द हिमालयज हो जाएगा, तो यहाँ पर इन द हिमालयज पूरा आपको लिखना है हिमालयस, ठीक है, इन द हिमालयस, तो ये आपका ए ऑप्शन में आ जाता। अब इसके बाद में देखिए, क्लाइमेट चेंजेस इन द इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख हैज संक ग्लेशियर्स हैज मेड, तो यहाँ पर देखिए ग्लेशियर्स, तो यहाँ पर देखिए क्लाइमेट चेंज इन इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख हैज संक ग्लेशियर्स एंड, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स एंड, तो यहाँ पे एंड उसके बाद में आ जाएगा हैज़, क्योंकि यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है तो इसके बीच में क्या आएगा, यहाँ पे है आपको एंड लिखना था, देखो यहाँ पे आपको लिखना है द, ठीक है, तो यहाँ पे इन द हिमालयस, ये पूरा एक सेंटेंस आगे पीछे आपने बीच में लगा दिया, इसमें क्या बोल रहा है, आपको राइट करना है मिसिंग वर्ड अलोंग विद द वन दैट कम बिफोर, इससे पहले जो आएगा द से, और इस द के बाद जो आएगा वो भी, तो द से पहले इन और द के बाद में हिमालय, तो इन द हिमालय आ गया। इसी तरह से यहाँ पर ग्लेशियर एंड हैज़, तो ग्लेशियर एंड हैज़ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एंड आ जाएगा, ठीक है, एंड हैज़ मेड रेनफॉल एंड टेम्परेचर अनप्रिडिक्टेबल। इसके बाद वाटर नीडेड टू इरिगेटिंग द फील्ड, तो वाटर हैज, यहाँ पे क्या आ जाएगा हैज, तो वाटर हैज नीडेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा नीडेड, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नीडेड, तो आपको ये पूरा वर्ड लिखना था, वाटर हैज नीडेड, हैज आपका बीच में आ गया, इससे पहले वाटर आएगा, इसके बाद में नीडेड आएगा, अब समझ में आ रहा है आपको, बीच में वो वर्ड आना चाहिए जो मिसिंग है, और उसके पहले और आखिरी वर्ड तो यहाँ पर है ही। टू इरिगेटिंग द फील्ड्स, फार्मर में रिक्वायर एड द गवर्नमेंट, एड द गवर्नमेंट, एड फ्रॉम गवर्नमेंट चाहिए ना, एड फ्रॉम गवर्नमेंट, तो यहाँ पर जो एड फ्रॉम, फ्रॉम फिर आ जाएगा यहाँ पे द, तो यहाँ पे बीच में आया फ्रॉम और आगे पीछे आया द, इसी तरह से आपका इसमें आया बीच में एंड और आगे पीछे आया ग्लेशियर हैज़, और इसमें आया बीच में आपका द और इधर आया इन और हिमालयस, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन डी लिटरेचर। लिटरेचर सेक्शन में आपसे क्या है, रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो चलिए इस लिटरेचर सेक्शन के पैसेज को पढ़ लेते हैं, मतलब पैसेज का है आप पढ़ सकते हैं आराम से, तो आपका एरोप्लेन वाला चैप्टर जो है उसी से लिया गया है, ब्लैक एरोप्लेन से, तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो ये आपका पैसेज है छोटा सा और इसका बचा हुआ पार्ट नीचे है। अब पहला जो क्वेश्चन है सीधा पूछा गया, नेम द चैप्टर, तो द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर का नाम बी है। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपके ऑप्शंस नहीं है, अब डायरेक्ट आपको व्हाट काइंड ऑफ वेदर वाज इट, तो ये कैसा वेदर था, तो क्लियर वेदर, यहाँ पे इसका शॉर्ट में आंसर हो जाएगा द वेदर वाज क्लियर, इस तरह से भी आप लिख सकते थे। विच एरोप्लेन वाज द पायलट फ्लाइंग, तो कौन सा एरोप्लेन उड़ा रहा था, तो इस पैसेज में लिखा भी है, आप नाम पढ़ोगे तो ये रहा, तो यहाँ पर जो है आप सीधा सीधा आंसर लिख दोगे डाकोटा एरोप्लेन। उसके बाद में है आपका फोर्थ नंबर, फाइंड फ्रॉम द पैसेज ए वर्ड दैट मीन्स, तो इस पैसेज में से एक वर्ड आपको ढूंढना है जिसका ओपन फील्ड्स और वुड्स एक्सेट्रा हो सकता है, आउटसाइड टाउन्स एंड सिटीज, तो उसको बोलते हैं हम कंट्री साइड, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट
यानी कि ग्रामीण इलाके, कंट्री साइड मतलब ग्रामीण इलाके जहाँ पे ओपन फील्ड्स होते हैं, मतलब खाली मैदान होते हैं और बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और आउटसाइड टाउन, जो कस्बा होता है उसके बाहर होते हैं, और ये सिटी से भी बाहर होते हैं। तो वो सिटी से बाहर, कस्बे से बाहर जो जगह होती है ओपन फील्ड्स और वुड की, उसको हम कंट्री साइड बोलते हैं, ग्रामीण इलाके। इसके बाद आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर में स्टैंजा दिया है। पहले आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया था, अब आपको कविता दी है। कविता आपको पढ़नी है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप। तो अब ये वाला जो है आपको आसानी से, जब 2-3 लाइनें पढ़ते हो तो अचानक से याद आता है, अरे यार ये तो वही पैसेज है, टाइगर इन द जू। तो ये नेम द पोएट एंड पोएम, तो यहाँ पे ए टाइगर इन द जू, और इसके बाद लेजिल नोरिस के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका पोएम का नाम हो गया आपका सीधा सीधा ए टाइगर इन द जू, एंड द पोएट इज लेजिल नोरिस। अब इसमें हु इज ही इन दिस स्टैंजा, तो इसमें स्टैंजा में ही जो है संबोधित किसको करता है, तो टाइगर को करता है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द टाइगर फीलिंग इन द केज। तो टाइगर जो है कैसा फील कर रहा है केज, पिंजरे के अंदर, तो इन रेज बट इज क्वाइट। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, इट्स रेज बट क्वाइट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्रोध में है लेकिन क्या है, चुप है। तो यहाँ पे वो क्रोध में है लेकिन चुप है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसा फील कर रहा है केज में, वो जो है क्रोधित है लेकिन चुप है। अब अगला जो है 13वां नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर आप क्वेश्चन आ गए आपके टेक्स्ट बुक से। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, और ऑप्शन में है हाउ डिड ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट ऑफ ओल्ड डाकोटा। तो सबसे पहले लेंचो की बात करते हैं। तो लेंचोस, यहाँ पे लेंचोस ऐसे आ जाएगा, लेंचोस्कोप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म। यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है कि जो हेलस्टॉर्म मतलब ओले है ना, ओलो के वजह से जो है लेंचो की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। ही रोट ए लेटर टू गॉड टू सीक हेल्प बिकॉज ही वाज द ओनली सोर्स ऑफ होप होप फॉर हिम। तो उसने लेटर जो है गॉड को लिखा, किसके लिए, मदद के लिए, क्योंकि उसको यही जानता था, वो यही जानता था कि केवल भगवान ही है जो उसकी मदद कर सकता है। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड 100 पेसोस सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन। तो ये गॉड से जो है वो 100 पेसोस मांगता है ताकि वो अपने फील्ड को दोबारा से जो है क्या कर सके, बो सके, एंड अगेन सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर सके। तो यही चीज़ है, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेटर क्यों लिखा गॉड के पास, तो इसका रीज़न ये था। आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते थे। हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट ऑफ ओल्ड डाकोटा। तो इसमें सीधा सीधा पूछा गया है काले एरोप्लेन ने पुराने पायलट को की मदद कैसे की। तो यहाँ पर जो है द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वेव्ड हिज हैंड टू फॉलो हिम। काले हवाई जहाज के पायलट ने उसको पीछा करने के लिए हाथ हिलाया। द राइटर फॉलोड द ब्लैक प्लेन फॉर हाफ एन आवर, और जो राइटर था उसने लगभग आधे घंटे के लिए ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया। सडनली हिज प्लेन वाज आउट ऑफ क्लाउड्स, और अचानक ही जो है आधे घंटे में अचानक ही उसका प्लेन जो है उन बादलों से जो है वो बाहर आ गया। ही कुड सी द लाइट्स ऑफ द एयरपोर्ट एंड लैंडेड हिज एरोप्लेन। वह जो है एरोप्लेन को एयरपोर्ट के लाइट्स को देख सकता था, और उसने जो है अपना एरोप्लेन वहाँ पे लैंड कर दिया। इन दिस वे, और इस तरह से द ब्लैक एरोप्लेन रेस्क्यूड द पायलट। तो यहाँ पे आप आसानी से इस तरह से आंसर सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की, और ऑप्शन में कैरेक्टर स्केच बताना है आपको वांडा का। तो यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछे, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की, और बांडा पेट्रोन्स्की का एक रेखा चित्र जो है आपको प्रस्तुत करना है। चलिए पहला देखते हैं पोस्ट मास्टर ने कैसे हेल्प की। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। पोस्ट मास्टर ने जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज से भी पैसे इकट्ठे किए। ही हिमसेल्फ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, उसने स्वयं भी जो है उसमें सहायता की, कुछ अमाउंट की। एंड सेंड द मनी ऑर्डर टू लेंचो इन गॉड्स नेम टू कीप हिज फेथ, और उसने जो है भगवान के नाम पर मनी ऑर्डर किया लेंचो को, ताकि उसका जो फेथ है, जो उसका विश्वास है, वो क्या रहे, बना रहे भगवान में। उसके और पार्ट में जो है कैरेक्टर स्केच बनाना है आपको, छोटा सा
बता सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि 2 नंबर में कितना बताएंगे, 2 नंबर के हिसाब से थोड़ा ही लिखेंगे। तो यहाँ पे वांडा इज ए सिंपल पुअर एंड गुड हार्टेड गर्ल, शी इज क्वाइट एन इनवर्ट गर्ल हु introvert girl who always sit in the corner of the classroom as she has to hide her legs and shoes which are cracked with dust and mud on her way to school. वांडा एक साधारण गरीब और अच्छी दिल वाली लड़की है। वो काफ़ी जो है मतलब अंतर्मुखी बोलते हैं, इंट्रोवर्टेड गर्ल मतलब अंतर्मुखी, ठीक है, अपने आप में अंतर्मुखी है वो, जो हमेशा कक्षा के कोने में बैठती है, ठीक है, कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, एज सी हैज़ टू हाइड। और उसको क्यों बैठती है, क्योंकि उसको अपने पैर और जूते को छिपाने पड़ते हैं, जो कि स्कूल आने के रास्ते में धूल और कीचड़ से सने होते हैं, ठीक है। सी इज़ ए टिम्ड गर्ल हु कैन नॉट काउंटर द काउंटिंग ऑफ पैडी एंड मैडी। वह जो है एक ऐसी लड़की है जो पैडी और मैडी के ताने का मुकाबला जो है नहीं करती है। और सी इज़ लोनली चाइल्ड एज सी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स इन द क्लास। और वो जो है एक अकेली लड़की है, बच्ची है, जो कि जिसका क्लास में कोई दोस्त नहीं है। ऑन द अदर साइड सी इज़ ए क्रिएटिव एंड आर्टिस्ट गर्ल। और दूसरी तरफ देखें तो वह जो है एक रचनात्मक और कलात्मक लड़की है। सी इज़ एन एम्बिशियस गर्ल हु वांट्स टू डू समथिंग गुड इन हर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे समथिंग कर दो इसको, और यहाँ पे ये गुड है, थोड़ा सा मिट गया है तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो गुड इन हर लाइफ। और यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया वह एक महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, वह एक महत्वाकांक्षी लड़की है जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती है। इसके बाद 15वां जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज थॉट अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अगला जो क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश ए क्रोकोडाइल फ्रॉम ए हायाना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, दुनिया के अंत के बारे में क्या सोचा गया है। व्हाट इज थॉट अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या सोचा गया है। और ऑप्शन में हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश क्रोकोडाइल फ्रॉम ए हयाना। तो आप एक मगरमच्छ को एक हयाना से कैसे जो है अंतर कर पाएंगे या अलग कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के अंत के बारे में क्या सोचा गया है। तो द पोएट थिंक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड दैट पीपल थिंक फायर इज द मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जब कवि दुनिया के अंत के बारे में ये सोचता है कि लोग सोचते हैं कि आग जो है विनाश का मुख्य कारण है, बट बाय द एंड ऑफ द पोएम ही सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। लेकिन कविता के अंत में कहता है कि आग और बर्फ दोनों ही समान रूप से विनाशकारी हैं। बोथ हैव द सेम पावर ऑफ कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। और दोनों में इतनी विनाश करने की संपूर्ण शक्ति है या समान शक्ति है, ठीक है। तो इस तरह से आप सीधा सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके और पार्ट में है, आपको बताना है हयाना में और दूसरा जो है क्रोकोडाइल में अंतर। तो यहाँ पर जो है आप बिल्कुल सिंपल से वन वर्ड में भी आंसर लिख सकते हैं इसका। तो यहाँ पे जो है ये हयाना, हयाना जानती हैं आप क्या हिंदी में क्या बोलते हैं। हयाना को लक्कड़ बग्गा बोलते हैं, लक्कड़ बग्गा। हयाना लॉफ्स एज सॉलो इट्स विक्टिम। तो लक्कड़ बग्गा जो है अपने शिकार को निगलते ही हंसता है। वेयर एज क्रोकोडाइल वीप्स एट इट्स सॉलो इट्स विक्टिम। जबकि एक मगरमच्छ अपने शिकार को निगलते ही रोता है। तो दोनों में अंतर है, ये हंसता है और ये रोता है। तो ये अंतर बता सकते हैं। उसके बाद 16वां नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल का छोटा सा जो है कैरेक्टर स्केच देना है। व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ टिकी, प्रॉब्लम क्या थी टिकी की, और हु क्योर्ड हिम, और उसको किसने सही किया, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम अनिल के जो है संक्षिप्त रेखा चित्र या चरित्र के बारे में बताते हैं। कैरेक्टर स्टेक की बात करें, कैरेक्टर स्केच मतलब होता है चरित्र, ठीक है। और दूसरी बार जो हम देखेंगे प्रॉब्लम को, उसकी टिकी की क्या प्रॉब्लम थी और उसको कैसे वो जो है सही हुआ, मतलब किसने सही किया। तो पहला क्वेश्चन, अनिल वॉज ए काइंड सिंपल एंड ईजी गोइंग यंग मैन। अनिल एक दयालु, सरल और सरल स्वाभाविक आदमी था। ही वॉज टॉल एंड लीन स्टेचर एंड इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग। और वह जो है लंबा और दुबला कद का, कुश्ती जैसे खेलों में रुचि रखने वाला था। ही वॉज नॉट वेरी रिच, और वो जो है ज़्यादा अमीर नहीं था। एंड कुड नॉट अफोर्ड टू एम्प्लॉय हरी एज ए कुक, और जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, यानी हरी को
जो है वो एक कर्मचारी के रूप में जो है नहीं रख सकता था रसोई के रूप में, ठीक है, एक कर्मचारी के रूप में रसोई में जो है या खाना बनाने के लिए नहीं रख सकता था। ही वॉज ए वेरी ट्रस्टिंग पर्सन, वो जो है बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति था। और थ्रू ही न्यू दैट हरी वाज स्टीलिंग लिटिल बिट्स ऑफ मनी फ्रॉम हिम, और जबकि उसे पता था कि हरी सिंह जो है थोड़ा थोड़ा पैसे जो है उससे चुराता है, इग्नोर दिस फैक्ट एंड फॉरगेव हरी, और जो है वो उसको जानते हुए भी वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और हरी को जो है माफ़ कर देता है। द थीफ एंड कंटिन्यूड टू बी गुड टू हिम। द थीफ जो है, द हरी, हरी जो है ना, जो चोर है, वो उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार करना जारी रखता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अच्छा बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये थेफ्ट है, चोरी। द थेफ्ट एंड कंटिन्यूड द गुड फॉर हिम। और ऑप्शन में जो है प्रॉब्लम टिकी का क्या था, द प्रॉब्लम ऑफ टिकी वाज इट वुड नॉट ईट एनीथिंग, वो जो है कुछ भी नहीं खाता था, ये उसकी समस्या थी। इट इवन रिफ्यूजेज इट्स फेवरेट डिशेज, और जो उसकी पसंदीदा सामग्री थी उसको भी वो रिफ्यूज़ करता था, मना करता था। इट हैड डब्स ए वॉमिटिंग, तो ये जो है इस उसको जो है बहुत सारी उल्टी के दौरे पड़ने लगे। और इट स्पेंड ऑल इट्स टाइम लेइंग ऑन रग एंड पैंटिंग, और जो है वो अपना सारा समय जो है गलीचे में लेटे रहना और हाँफने में ही व्यतीत कर देता था। इट डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक और डू एनीथिंग, और जो है वह टहलने और कुछ भी करने के लिए नहीं जाना चाहता था। ठीक है, ये तो इसकी समस्याएं हमने बता दी। अब जो है उसको किसने क्योर किया था, तो मिस्टर हैरियोट क्योर हिम। आप लिख सकते हैं डॉक्टर मिस्टर हैरियोट क्योर्ड हिम, तो यहाँ पे सीधा से हम कह सकते हैं हैरियट ने उसे ठीक किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मैक्स एंटर एसेबुल्स रूम, और उसके बाद में आपसे पूछा गया है हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। पहला है मैक्स ओसाबेल के कमरे में कैसे प्रवेश करता है, और इसके और ऑप्शन में पूछा गया है एक वैज्ञानिक के रूप में आप ग्रिफिन का अवकलन कैसे करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्स कैसे जाए। मैक्स वांटेड टू स्टील एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम Oswald, so he's entered a room with the help of through the main door, which he stole from the hotel counter. तो ग्रिफिन जो है मैक्स एसोबोल जो है एक महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराना चाहता था। ठीक है, मैक्स जो है ओसाबेल से महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराना चाहता था, इसी वजह से जो है वो उसके कमरे में दाखिल हुआ विद द हेल्प ऑफ पास की, जो कि उसने होटल के काउंटर से चुराया था। ही वॉज हाइडिंग इन ए रूम बिफोर रीचिंग ऑफ ओसोबेल एंड फॉलोवर, वह ओसोबेल और फॉलोवर के पहुंचने से पहले वह एक कमरे में जो है छिपा हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, और भी बना के लिख सकते हैं थोड़ा सा। और इसके बाद का जो और पार्ट है हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, तो आप वैज्ञानिक के रूप में जो है ग्रिफिन को कैसे आंकते हैं। तो इसका आंसर अब है ग्रिफिन इज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ग्रिफिन एक शानदार वैज्ञानिक मान सकते हैं या ब्रिलियंट वैज्ञानिक कह सकते हैं, क्योंकि उसने डिस्कवरी की कि अपने आप को कैसे जो है अदृश्य किया जाए, गायब किया जाए। बट ही सीम्स टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर, लेकिन जो है वो इस पावर का जो है क्या करना चाहता था, मजे लेना चाहता, विच ही गेट्स आउट ऑफ हिज इनविजिबिलिटी। द पावर टू हर्ट एनीबडी विदाउट गेटिंग नोटिस कैन गिव सैडिस्टिक प्लेजर टू सम पीपल, और जो है किसी को चोट पहुंचाना जो है कि कुछ लोगों को जो है क्या होता है, सुखदाई अनुभव लगता है। ए ट्रू साइंटिस्ट शुड मेक डिस्कवरीज फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, नॉट जस्ट फॉर हिज ओन बेनिफिट। और जो है यहाँ पे सीधा सीधा एक सच्चा वैज्ञानिक या अच्छा वैज्ञानिक केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के बड़े लाभ के लिए ही खोज करता है।
तो वही होना चाहिए अच्छा वैज्ञानिक। इसमें यही बताया है, इसमें यही पूछा है कि हाउ डू ऐसे ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। तो वो साइंटिस्ट जो है ज़्यादा अच्छा था, भले ही ब्रिलियंट था, लेकिन उसका कैरेक्टर जो है साइंटिस्ट के हिसाब से सही नहीं था। यही चीज़ इसमें बताई गई है। तो ये था आपका आंसर। इस तरह से आप बना करके भी एक दो क्वेश्चन को लिख सकते थे, कोई इशू नहीं होता। साइंस के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस पीडीएफ मिल जाएगा आपको, उसको डाउनलोड कर लेना। नोट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट हमेशा विजिट कीजिए, जिसमें आपके मॉडल सेट्स को हमने सॉल्व किया है। वो मॉडल सेट्स आपको आपके एचपी वाले प्लेलिस्ट में मिलेंगे और साइंस के नोट्स साइंस वाले प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो वहाँ पे नीचे आपको दो दो प्लेलिस्ट दिखाई देंगी। दो प्लेलिस्ट में से आपको एक अपने अपने प्लेलिस्ट को यूज़ करना है। चाहे आप नोट्स के लिए जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उसकी अलग प्लेलिस्ट है, और जो आपके मॉडल सेट्स हैं, जो मॉडल पेपर हैं, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से उसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना आता है, डिस्क्रिप्शन चेक करना नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपने सीरीज़ सी देखा, और दूसरे जो सीरीज़ हमारे पास आते हैं तो हम उनको भी सॉल्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और अपना सीरीज़ भेजना ना भूलें, बिल्कुल साफ भेजें, अन्यथा हम उसका सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।